जय हिंद। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। और जैसा कि आप जानते हैं, हर बार अपने एक नए पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ मैं हाजिर होता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर नम्रता देव। नम्रता जी, आपके बारे में हमें पता चलता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जगत तारण डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में। इसी के साथ ही साथ आप शास्त्रीय गायिका हैं और भजनों पर, गजलों पर और फिल्मी गीतों पर भी आपकी अच्छी पकड़ है। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। आप आप आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और संगीत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जगत तारण डिग्री कॉलेज में। वहाँ के बच्चों को जी, सिखाती हैं और जी। भविष्य में आने वाले गायकों को एक तरीके से तैयार कर रही हैं। तो कैसे इस सफर की शुरुआत हुई थी, कहाँ से ये शुरू हुआ था, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। शुरुआत तो मेरा जो है परिवार में मेरे संगीत नहीं है। आपको हम्म। पता ही है संगीत मेरे परिवार में नहीं है। हम्म। लेकिन मैं लकी रही, मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मेरे माता-पिता बहुत अच्छे मुझे मिले और मेरे हम्म। गुरु भी मुझे समय-समय पर सही-सही गुरु मिल गए। सही समय पर मेरी संगीत शिक्षा शुरू हो गई, जबकि मेरे परिवार में संगीत नहीं था। तो हम्म। परिवार में संगीत ना होते हुए भी जितना भी मैंने अर्जित किया है, मैं मानती हूँ कि परिवार में नहीं संगीत होने के बावजूद काफ़ी कुछ मिला है। हालाँकि ये हम्म। बात सच है कि जिनके परिवार में संगीत होता है, उनके 24 घंटे ही सांगीतिक माहौल रहता है, उसका असर कुछ अलग ही होता है। लेकिन फिर हम्म। भी मुझे जितना मिला है, बहुत काफ़ी मिला है मुझे, मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। हम्म। और मेरे माता-पिता, जैसा मैंने बताया, मेरी हम्म। मम्मी काफ़ी प्रयासरत रहती थी, क्योंकि हम्म। उनको भी प्रतिभा थी संगीत की उनके पास भी, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल पाया। मेरी तरह वो इतनी भाग्यशाली नहीं थी, नहीं हो पाया। हम्म। तो उन्होंने जब देखा कि मुझ में प्रतिभा है, तो इसको और बढ़ावा देना चाहिए, उनको ऐसा लगा। और फिर मेरे हम्म। पिता भी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया इसमें। हम्म। तो आगे बढ़ता गया ये सफ़र जो है धीरे-धीरे। मैं हम्म। श्री आनंद घन जलोटा जी से मैंने सीखा। उसके बाद हम्म। जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो हम्म। प्रोफ़ेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी, प्रोफ़ेसर अर्चना हम्म। दीक्षित जी से सीखा। फिर हम्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफ़िल करने गई, तब विदुषी प्रोफ़ेसर उमा गर्ग जी से फिर थोड़ा बहुत हम्म। मुझे मिला उनसे भी। तो इस हम्म। तरह से मेरा सफ़र अभी तक जारी है। हम्म। तो सफर तो अभी जारी है, लेकिन जब ये सफर शुरू हुआ था और तब से लेके आज तक, आपको याद है कितना समय हो चुका है अभी, कि तब मैंने शुरुआत की थी वो साल ये था या मैं इतने साल की थी, ऐसा कुछ। लगभग 10 साल की उम्र, वैसे भी पहले से सीखती थी, कुछ रवींद्र संगीत वगैरह मम्मी मुझे सिखाया करती थी, उनको जितना मालूम था, जितना वो कर सकती थी। छोटे से ही 5-6 साल से सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रॉपरली सीखना मैंने लगभग 10 साल की उम्र से शुरू किया। तो हो गए हम्म। 32-33 साल तो हो गए सीखते, मतलब इस फील्ड में, इस क्षेत्र में मुझे। तो अच्छा, बचपन से ही सीख शुरुआत। रही हूँ। हुँ। जी। शुरुआत के कितने समय बाद आपको लगने लगा, एक आर्टिस्ट को खुद को भी लगने लग जाता है कि अभी थोड़ा मैं सही करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, अभी और आगे कुछ कंटिन्यू करते हैं, कुछ नए चैलेंजेस लेते हैं और उनको फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कब लगने लगा था कि अभी आगे कुछ और करते हैं। अगर सच पूछा जाए तो अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि अभी अभी भी नहीं लगता है, और शायद हर गायक-गायिका का यही जो सचमुच उसमें डूबा हुआ है। क्योंकि हम जब समंदर को किनारे पे बैठ के देखते हैं तो हमें लगता है बस इतना ही तो समुंदर है, हाँ, मैं पार कर लूँगा। लेकिन जब उसके अंदर डूबने लगते हैं, तैरने लगते हैं, तब पता चलता है कि वो कितना अथाह समंदर है। कोई भी ज्ञान का क्षेत्र हो, तो संगीत हम्म। तो है ही। तो जब हमने इतने साल गुज़ार दिए हैं, तो अभी हम्म। तक लगता है कि अरे नहीं, अभी कुछ नहीं किया है, अभी तो बहुत ज़्यादा सफ़र बाकी है। लेकिन हाँ, लगने लगा कि थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। जब एमए के लेवल पे आए, तो लगा कि हम्म। हाँ, थोड़ा-थोड़ा अब कर सकते हैं, कुछ बुद्धि जो है खुल रही है, ऐसा हम्म। लगने लगा। पर हाँ, अभी भी मुझे नहीं लगता है कि आई हैव रीच्ड, कि मैं वो
मैंने पा लिया है, अभी तक नहीं लगता वो तो, और शायद आगे भी ऐसा ऐसा ही रहे। हम्म। जी। जब आपने अपने सफर की शुरुआत की थी, उस समय के स्ट्रगल की बात करें या आज के समय की संगीत की दुनिया में जो आना चाहते हैं उनके स्ट्रगल की बात करें, तो कितना कुछ चेंजेस आया है आपके अकॉर्डिंग, और आज के समय वालों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और जब आपने शुरू किया था उस समय वालों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता, क्या कहना चाहोगे इस पे? स्ट्रगल, देखिए स्ट्रगल अगर कहें तो शायद स्ट्रगल कम ही हो गया है। हम्म। अ, कुछ दृष्टि में कम हुआ है, कुछ मायनों में बढ़ गया है। हम्म। कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है कंपटीशन। लेकिन हम्म। रास्ते भी खुले हैं। पहले इतने रास्ते नहीं थे जितने आज हैं। पहले क्या था कि आप संगीत सीख के या तो मंच प्रदर्शक बन सकते हैं या टीचर बन सकते हैं, और कोई तीसरा रास्ता ही नहीं मालूम था लोगों को। लेकिन अब बहुत कुछ, आप रिकॉर्डिंग अच्छी आपकी नॉलेज है अगर आप, तो जरूरी नहीं है कि आप शिक्षक ही बने या आप हम्म। जो है परफॉर्मर ही बने। आप हम्म। रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग है। आप म्यूजिक थेरेपी आजकल बहुत चर्चा का विषय है, उस पे आप अच्छा शोध करके कुछ उसमें भी कर सकते हैं। तो हम्म। और भी बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। टेक्नीशियंस की बहुत जरूरत होती है म्यूजिक फील्ड में। तो हम्म। इस हिसाब से तो अच्छा है। लेकिन हम्म। और फिर दूसरी बात है कि अभिभावकों का, जो पेरेंट्स का नजरिया थोड़ा बदल गया है पहले से। पहले हम्म। लड़कों को तो बिल्कुल ही मना होता था, लड़कियों के लिए भी हाँ ठीक है थोड़ा बहुत सीख लिया, अब बस ठीक है, तुम अब शादी करके जाओगी तो उस वहां पे संगीत वंगीत होगा, वहां पे तुम गाने लायक हो जाओ, इतना सिखा देते थे। लेकिन अब हम्म। जो है कलाओं के लिए, चाहे संगीत हो चाहे कोई भी कलाएं हैं, उनके लिए भी नजरिया बदल रहा है पेरेंट्स का। तो उस हिसाब हम्म। से तो, अच्छा है। बुरा ये है हम्म। कि स्ट्रगल बहुत और भी दूसरी तरह से बढ़ गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी बताया कि म्यूजिक थेरेपी है या परफॉर्मर आप बन सकते हो, और भी कई सारी चीजें आपने बताई हैं। तो एज अ परफॉर्मर आप देखिए, परफॉर्म भी एक सिंगिंग जब स्टेज पे होता है तो वहां पर भी परफॉर्म होता है। आप देखिए, भजन भी गा लेती हैं, फिल्मी गीत भी गा लेती हैं, गजल भी कर लेती हैं। तो क्या आपको इन सब में कुछ अंतर महसूस होता है, लगता है कि हाँ थोड़ा कुछ अंतर है इन सब में? देखिए बेसिकली तो कोई अंतर वैसे नहीं है। जब भी आप हम्म। सीखने जाओगे तो आपको बेसिक तो सिखाया ही जाएगा। तो हम्म। अलंकारों से ही शुरुआत की जाएगी जब एकदम आप शुरुआत शुरुआत करोगे। तो कुछ हम्म। बेसिक राग तो सिखाए जाते हैं, यमन, भूपाली, बिलावल, ये सब तो आपको थोड़ा बहुत सिखाया ही जाएगा। वो बात अलग है कि हम्म। कोई शास्त्रीय में ही पूरी तरह से डूब गया और हम्म। किसी को लगा कि नहीं ये गजल ज्यादा अच्छा गा रहा है तो ये गजल हम्म। गाएगा। तो हम्म। इसी तरह से और भी क्षेत्रों में जो है वो अपने एक्सपर्टीज जिधर भी है उधर निकल जाता है। लेकिन हम्म। शास्त्रीय संगीत हर जगह है। जहां भी बारीकियों की बात आएगी तो शास्त्रीय के बिना नहीं हो। वो मैं उन गानों की बात नहीं कर रही हूँ जो लोग ऐसे ही गा देते हैं और कहते हैं हम्म। कि हमने कभी सीखा ही नहीं है और मैं बहुत अच्छी गायिका बन गई हूँ, गायक बन गया हूँ। हम्म। उनके हम्म। संगीत के विषय में वो संगीत है कि नहीं, वो भी एक चर्चा की का विषय है। लेकिन जो वाकई में संगीत है उसकी बात मैं कर रही हूँ। हम्म। गजल है, जगजीत सिंह क्या गाते थे। ये जरूरी नहीं है जी। कि हर किसी में वो फुक्तानबाजी करे तभी वो गायक हो गया। बहुत सारी हम्म। कलाबाजी तभी गायक है। सबकी अलग बिल्कुल, अलग जो है गले का वो एक क्वालिटी होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो अपना अलग अलग जो है रास्ता निकाल लेता है। तो हम्म। अब जब मैं फिल्मी गाती हूँ तो फिल्मी में भी आपको उन बारीकियों को सीखना पड़ेगा। चाहे आप हम्म। कोई भी फॉर्म गा रहे हैं, भाव के बिना सब बेकार है। चाहे आप कितना भी हम्म। सुरताल गा रहे हैं, है कि हम्म। नहीं। अब जैसे लता जी का ये गीत कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था, मैं उसकी बारीकियों के विषय में बात करूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लग जा गले थे, ये गीत है। अब हम्म। बहुत लोग गाते हैं इसको, बहुत से लोग, जब इसको मेरे ख्याल से ये लता जी का सबसे फेमस गाना है। इसको थोड़ा कंटिन्यू कीजिए ना, और अच्छा लग रहा था।
हाँ, मैं बता रही हूँ। अगर हम इसको सपाट-सपाट गाते हैं, जी, सुरताल सही हो तो देखिए मैं कैसे गाती हूँ। जी, लग जा गले के फिर हँसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में। गाना ये भी है, सुर है, ताल जी, है, सब कुछ है, जी, लेकिन क्या अच्छा लगा? नहीं लगा। जी। अच्छा नहीं नहीं, हमें लगा। तो ये भी अच्छा लगा क्योंकि हमें संगीत का इतना नहीं पता। हमें तो ये भी अच्छा नहीं, लगा। लेकिन अब आप लेकिन सुनिए, आपको ठीक है, ठीक है, ठीक जी, है, सुनिए। जी, ये तो एक जी, एग्जाम्पल था कि हमने सिर्फ सुरताल में गा दिया, वो आपको अच्छा लगा। अब आप जी, सुनिए। लग जा गले से रात हो। लग जा गले के से रात हो, शायद। अब इस शायद में देखिए कितनी बात है। जी, जी, शायद फिर इस, मतलब अनसर्टिनिटी, शायद हो या ना हो, जी, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो। लग जा गले के फिर से बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात। तो ये सब जो गीत है लता जी के, लोग कहते हैं हुँ, फिल्मी गाना गा रहे हैं, फिल्मी गाना जी, हे जी, दृष्टि से। कई लोग को जी, मैंने कहते सुना है, अपने लिए भी कहते सुना है, ये फिल्मी गाती है, शास्त्रीय तो इसे आता नहीं है। तो लेकिन जी, जी, ऐसा नहीं, मैं शास्त्रीय भी गाती हूँ, लेकिन लता जी के जो गीत हैं या कोई भी जो महान संगीतज्ञ हैं उनकी, चाहे वो शास्त्रीय हो, फोक में भी हुँ, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। फोक हो, बिल्कुल। चाहे कोई भी संगीत हो, चाहे देश का हो या विदेश का हो, हुँ, तो हुँ, हमें अपने नजरिए को थोड़ा ब्रॉड करने की जरूरत है। तो इस बिल्कुल। शायद को कैसे बोला है, मतलब एक व्यक्ति जो मरने वाला है, वो इससे हुँ, पहले गा रहा है कि पता नहीं फिर मुलाकात हो या ना हो, तो वो आवाज में वो शिद्दत होनी चाहिए। हुँ। अच्छा, वो भी अच्छा, ये भी है, लेकिन दोनों में फर्क पता चलता है। तो यही फ़र्क मैं वही है कि फ़ील करके हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल, वो भाव आना चाहिए। असर, उसको कहते हैं ना, जो बा बिल्कुल, बिल्कुल। असर गाना। गाना तो सब बिल्कुल, गाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बजाते सब हैं, हाँ, लेकिन बा असर गाना बजाना, ये बिल्कुल। यही है, चाहे संगीत का कोई भी फॉर्म हो। हुँ। अच्छा, आज नम्रता आप शिक्षक हैं और एक परफ़ॉर्मर में और एक शिक्षक में कौन-सी भूमिका जीने में आपको सही लगता है? एक परफ़ॉर्मर की भूमिका में सही रहना सही पसंद करते हैं आप, एक शिक्षक की भूमिका में रहना पसंद करते हैं ज़्यादा? कौन-सी भूमिका आपको पसंद है अगर एक चुनने के लिए कहा जाए ये तो काफी मुश्किल सवाल है। लेकिन इसीलिए तो हमारे पॉडकास्ट में ऐसे हमारे गेस्ट घबरा जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब शिक्षक हूँ उस वक्त भी मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ। अच्छा, उस वक्त भी मैं मौका ढूंढ ही लेती हूँ परफॉर्म करने का। क्योंकि देखिए हम जैसे जो गायक गायिकाएं हैं, बहुत स्टेज मुझे नहीं मिलता है, तो हुँ, और शास्त्रीय का तो और भी कम मिलता है। कोशिश में मैं रहती हूँ कि शास्त्रीय ही मिले ज्यादा, क्योंकि जैसा हुँ, मैंने बताया नजरिए की बात है। फिल्मी में हुँ, थोड़ा सा हो भी जाता है, वो माहौल नहीं मिल पाता जो शास्त्रीय का जो माहौल होता है। तो हुँ, अब हमारे जैसे गायक गायिकाएं, तो इतना मंच नहीं मिल पाता, बहुत कम हुँ, मंच मिलता है, और प्रतिष्ठित मंच बहुत कम मिल पाते हैं, फिर भी मिलते हैं कुछ। तो तो हम जब शिक्षा दे रहे होते हैं, जब शिक्षण कर रहे होते हैं, क्लासरूम टीचिंग जब कर रहे होते हैं, तो जैसे मैंने मधुवंती सिखाया, बोला कि गाओ ये
ये आलाप है, तान है ये। फिर कभी-कभी हम बोलते हैं अब तुम लोग 15 मिनट सिर्फ मुझे सुनो। तुम लोग जो गा रहे हो देखो कैसे सुर लगा रहे हो, ऐसे नहीं सुर लगाना है। देखो अब सिर्फ 15 मिनट मुझे सुनो। तो ये मौका निकाल लेते हैं, एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं। हम सिखा भी देते हैं और सुना भी देते हैं, हमें ऑडियंस भी मिल जाती है और बड़ी अच्छी ऑडियंस होती है। वो जो 18-20 साल की एज वाली जो ऑडियंस होती है वो बड़ी प्यारी ऑडियंस होती है, बड़े प्यार से सुनते हैं। और वो टाइम भी मेरा ही होता है कि कोई और इंटरफेरेंस नहीं होता। तो उस वक्त जो है मैं परफॉर्म ही कर रही होती हूँ शिक्षक होने के बावजूद। तो मुझे दोनों ही अच्छा लगता है। बात करें शास्त्रीय संगीत के बारे में, और बात करें एक अलग संगीत की महफिल में जहां पर स्टेज पर एक कोई आर्टिस्ट है, अच्छे से उसने रैपर टाइप कपड़े पहने हुए हैं और चिल्ला चिल्ला के ऑडियंस के साथ तुम भी बोलो तुम भी बोलो, वहां की हाँ, ऑडियंस काफी भरी हुई होती है। लेकिन हाँ, किसी शास्त्रीय संगीत का कहीं पर कार्यक्रम होता है, वहां पर ऑडियंस बड़ी कम देखने के लिए मिलती है। तो क्या लगता है आपको कि शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत का जो स्तर है, वो भी लोग मतलब क्या समझने लगे हैं, इसको सुनने वालों की संख्या कम हो गई है, या लोग परफॉर्म करना इसको पसंद करने अभी कम करने लगे हैं थोड़ा? नहीं ऐसा नहीं है, शास्त्रीय में कम नहीं होते। कौशिकी जी के कॉन्सर्ट्स में चले जाइए, पूरी भीड़ भरी होती है। ये तो आप आप किस लेवल तक पहुंच गए हैं, आप को आपको कितना नाम मिल गया है, ये उस पर निर्भर करता है। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि शास्त्रीय संगीत इज फॉर क्लासेस, इट्स नॉट फॉर मासेस। तो उसको समझने के लिए भी सीखना पड़ेगा। शास्त्रीय को अगर आपको समझना है, सिर्फ शास्त्रीय नहीं, जो भी अच्छे स्तर का गजल, भजन, भजन भी बहुत शास्त्रीय बेस का जो भजन होता है वो भी। तो इस तरह के गानों को समझने के लिए भी जो है ऑडियंस को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होना पड़ता है। इसलिए वो कम मनोरंजन के लिए ही सिर्फ नहीं आती है ऑडियंस, वो शांति पाने के लिए आती है। सिर्फ मनोरंजन के लिए तो ठीक है, वो सारे रैपर्स और उनके गाने सुने, बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी चलने दीजिए। लेकिन ये जो ऑडियंस है, ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं आती, कुछ पाने के लिए आती है संगीत के जरिए, मन की बिल्कुल शांति और वो जो अद्भुत जो आनंद मिलता है उसको पाने आती है। इसलिए उसमें कम बिल्कुल होते हैं ऑडियंस। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। थोड़ा सा भी बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो वो किन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की सोचें, क्या कहोगे इस पे? गायन में या वादन, दोनों में? आप मतलब किस? गायन ही ज्यादा वैसे पसंद करते हैं और कुछ वादन भी पसंद करते हैं, तो हम तो दोनों पर ही बात कर सकते हैं। सबसे पहले गायन पर हाँ, कर लेते हैं। वादन भी अगर सीखना है तो थोड़ा गाना तो सीखना पड़ता है, क्योंकि जो बजाता है उसके भी माइंड में तो गाना चलता है, और वो कई बार वादक बहुत अच्छा गाते हैं। बिल्कुल। मुश्किल ये है कि जो हमारे जो स्कूल सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें शुरुआत सही समय पे नहीं होती है। बच्चों की जो सीखने सिखाने का टाइम है वो निकल चुका होता है। और मैं तो कॉलेज में हूँ, तो कई बच्चे आते हैं मेरे पास, उसी समय शुरुआत ही होती है। तो कई बार मैंने ऐसे किया है, अभी तो काम का इतना प्रेशर हो गया है इसलिए नहीं कर पाती हूँ कई बार। मैं अलग से 15 मिनट 20 मिनट निकालती थी, सारे बच्चों को, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सारे बच्चों को बुला लेती थी और कहती थी कि अब मैं ये बेसिक सिखाऊंगी, कैसे वॉइस कल्चर, आवाज कैसे बनाना है, कैसे अलंकार पलटे वगैरह सिखाती थी। और सरगम गीत वगैरह, ये जो शुरुआत होनी चाहिए 5-6 साल की उम्र से जो हो जानी चाहिए, तो कम से कम 10 साल, एटलीस्ट 10 साल से शुरुआत हो जानी चाहिए। लेकिन वो राइट टाइम पे वो शुरू नहीं करते, जब तक उनके दिमाग में ये बात आती है खुद से, वो भी पेरेंट्स या टीचर नहीं बताते, वो खुद से जब सोचने लगते हैं कि, तब तक वो 18-19 साल के हो जाते हैं। तब तक वो हमारे पास आते हैं तो एकदम पके घड़े बन जाते हैं। तो उस वक्त उनको सिखाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर सही टाइम पे वो सीखना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। ये पेरेंट्स की और टीचर्स की जिम्मेदारी है, जो उस समय उनके साथ हैं। तो ये दिक्कत भी कम होगी और टाइम भी कम लगेगा।
और ज़्यादा अच्छे बच्चे निखर के आएँगे सामने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नम्रता जी, आप भी जैसे एक शिक्षिका हैं और संगीत के बच्चों को आप वहाँ पर पढ़ाई कराते हैं। थोड़ा आपके कॉलेज के बारे में, वहाँ के कोर्स के बारे में बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे थोड़ा? कोर्स अभी तो अंडर ग्रेजुएशन ही चल रहा है हुँ, और एक समस्या हमें अभी सामने आ रही है, बच्चे जो बिल्कुल। एडमिशन कम होता जा रहा है, संगीत में। हुँ, हुँ, तबला हुँ, तबला और गायन है हमारे कॉलेज में इस समय। तो हुँ, खास करके कोविड के टाइम से ये समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। 19-20 तक अच्छा स्ट्रेंथ होता था और हुँ, संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी हम नहीं कर सकते। ये नहीं कि हुँ, जैसे 100 50 या 200-400 की भीड़ है और हुँ, लेक्चरर जो आया टीचर आया वो पढ़ाकर अपना चला गया, ऐसे नहीं कर सकते। हमें वन टू हुँ, वन रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, एक-एक को सिखाना पड़ता है, एक-एक से सुनना हुँ, पड़ता है। तो हुँ, 20 से 30 तक बहुत है, इतना इतना हो जाता था पहले, एक क्लास में। हुँ, लेकिन हुँ, अब जब से कोविड हुआ तब से ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है कि हमारे यहाँ स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती जा रही है। तो हुँ, हमने एक नया कोर्स शुरू करने की सोची तो है पर मतलब अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, अभी एक फॉर्मल मीटिंग भी नहीं हुआ है। तो हुँ, लेकिन मैं काफ़ी उत्साही हूँ इस कोर्स के लिए कि अगर मुझे ऐसी आशा है कि इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ये हुँ, एक छोटा-सा कोर्स होगा 40 आवर्स का ऐसा सोचा गया है। मतलब हुँ, 3 मंथ्स लगभग इस टाइप का कोर्स होगा और इसमें हुँ, सारे ही स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक के हों या ना म्यूज़िक लिया हो तब भी सीख सकते हैं और उनको बहुत हुँ, फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये हुँ, पूरी तरह शास्त्रीय नहीं होगा। हुँ, इसमें वॉइस कल्चर वगैरह बताया जाएगा, शुरुआती कैसे गले को साधें और कुछ हुँ, फ़ोक भी होगा। कुछ हम हुँ, ब बंगाल का भी जो रवींद्र संगीत या फ़ोक वगैरह भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी मुझे खुद नहीं ठीक से पता है, लेकिन मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि ऐसा हम करेंगे भविष्य में बहुत जल्द ऐसा हमने करने की सोची है और मुझे खुशी है कि ओके। हमारे कॉलेज ने इसके विषय में सोचा और हुँ, इसमें हुँ, इसका समाधान ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं। तो हुँ, बच्चों से आपके मंच के माध्यम से मैं बच्चों तक ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि आप लोग आएँ और बड़ी संख्या में इसमें एडमिशन लें, सभी ले सकते हैं इसमें। हुँ। जी। बिल्कुल, आप एडमिशन लीजिए और जगत तारण डिग्री कॉलेज इलाहाबाद आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं और कुछ क्वेरी चाहिए तो वहाँ पर आई थिंक कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। बिल्कुल, पूरे वेबसाइट में नोटिसेज़ आते रहते हैं बीच-बीच में और सब टीचर्स का ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ है अवेलेबल। आपको जो भी जानकारी चाहिए, वो आप वहाँ से मिल सकती है। बिल्कुल, आप एडमिशन लीजिए और थोड़ा आगे बढ़िए। देखिए सिंगिंग के क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो सीख के, समझ के अच्छे से आगे जाएँगे तो कहीं पर भी आप रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएँगे। वहीं एक नौसिखिया बनकर जाएँगे तो आप आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन कहीं न कहीं फिर आप थम ज़रूर जाएँगे। तो थमने वाले चीज़ें मत कीजिए, थोड़ा अच्छे से सीख के जाइए और जैसा कि मैम ने बताया कि उनके यहाँ पर भी उनके कॉलेज में भी कोर्स चल रहा है, तो वहाँ पर आप जाकर जुड़ सकते हैं। अच्छा, एक बात हम आगे अब एआई के बारे में थोड़ा-सा करना चाहेंगे। देखा जा रहा है कि काफ़ी कुछ छेड़छाड़ हो रही है आवाज़ों के साथ भी और बहुत नए चेंजेस इससे देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या लगता है आपको कितना सही है ये? वैसे सही तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो पर्सनली सही नहीं लगता, लेकिन आप अपने थॉट इस पे क्या रखना चाहेंगे? हाँ, हाँ, इसके विषय में मैं सोच रही थी जब मुझे पता चला मैंने एक वीडियो देखा कि फ्रॉड करने के लिए यूज़ किया जा रहा है कि किसी महिला के पति के की बिल्कुल हूबहू शक्ल और बिल्कुल आवाज़ की कॉपी कर ली गई है। हुँ, तो मेरे दिमाग में अचानक से ये बात आई कि और उस महिला ने जो है 20-25 हज़ार उसे दे दिए, तुरंत ट्रांसफ़र कर दिए कि हस्बैंड ही तो है, दे दिया। कोई समझ हुँ, ही नहीं पाएगा कि ये वो व्यक्ति है ही नहीं, ये तो आर्टिफ़िशियल हुँ, इंटेलिजेंस है। तो हुँ, मेरे दिमाग में आया तो ये तो कभी भी पंडित भीमसेन जोशी जी को भी कॉपी कर लेंगे, पंडित हुँ, जसराज हुँ, हुँ। जी को भी कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल दे जी को भी और कॉपी कर लेंगे, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? तो एंड ऐसे लोग हेल्प माँगेंगे तो उनकी आवाज़ को तो कोई मना भी नहीं करेगा और खाली हो जाएगा खुद।
हेल्प की बात नहीं है, गायकी को बिल्कुल वो कर लेंगे। गायकी का भी है, और वैसे भी कॉपी करके अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल वो फ्रॉड का शिकार हो सकता है बड़ा इजीली, कि इतने बड़े नाम वाले हमें कॉल कर रहे हैं। हाँ, वो भी है। लेकिन अगर मैं संगीत की बात करूँ कि संगीत को जी। क्या हानि पहुँचेगी इससे, तो हम्म। फिर लोग फिर क्यों मेहनत करेंगे? क्यों इतनी आवाज़ जो है अपनी बनाने की कोशिश करेंगे? अब जैसे पॉलिश करेंगे। कई लोग मुझे ही कह देते हैं कि आपकी आवाज़ बिल्कुल लता मंगेशकर जैसी है। ये कोई एआई इफ़ेक्ट तो है नहीं। हाँ, जी। बिल्कुल लता मंगेशकर जैसी हो ही नहीं सकती। वो हम्म। इतनी महान वो कलाकार रह चुकी हैं, लेकिन हाँ, जो हम जैसी गायिकाएँ हैं जो उनको सुन-सुन कर बड़े बड़े हुए हैं, तो हमने हम्म। उन्हें सिर्फ सुना नहीं है, हम हमने उनकी गायकी को पिया है, जैसे कि कहाँ कौन-सा बिल्कुल। शब्द वो कैसे बोल रही हैं, कैसे वो गा रही हैं। तो हमने नकल भले ही नहीं किया, हमने नकल नहीं किया उनकी, लेकिन वो कुछ असर आ गया है गले पे, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल लता मंगेशकर जैसे गा रही है। तो हम्म। कोई वो बात अलग है, वो मेहनत है। शास्त्रीय संगीत पे हम लोग हर एक चीज़ पे खटका-मुर्की और उस एक-एक बारीकी पे इतना काम कर चुके हैं कि हमें लगता है कि हाँ, वो जैसे गा रही हैं वैसे ही हम भी गाएँ। वो एक हम्म। होता है, मन में आता है, वो तो वो थोड़ा-थोड़ा प्रयास करते-करते जो आपके आइडल होते हैं, उनको उनको हम्म। हम कॉपी करते हैं। तो व कॉपी मतलब उनकी गायकी के जो हम्म। प्रभाव है, उसको हम अपने गले में लाना चाहते हैं। तो कभी-कभी लगता है कि ये तो लेकिन हमने मेहनत करके अर्जित किया है वो चीज़। लेकिन हम्म। एआई इफ़ेक्ट है कि भाई गाने की फिर ज़रूरत ही नहीं गायक-गायिकाओं की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो कॉपी कर लिया और लगा दिया। ऐसा हो जाएगा बिल्कुल, ना, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। सॉन्ग बिल्कुल, बनाया और बिल्कुल। कंप्यूटर के ज़रिए गाने लगेंगे लोग। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। सोचने वाली बात है। भगवान करे ऐसा ना हो। नहीं, बिल्कुल इस लेकिन पे सोचने का विषय है, बिल्कुल। जी, तो नम्रता जी, आपसे एआई के बारे में बात हो गई, आपके शुरुआती सफ़र के बारे में बात हो गई, जो बच्चे संगीत के करियर में आना चाहते हैं, उनके लिए बातें हो गई। आपसे ये और पूछना चाहूँगा, आप इतना कमाल का सिंगिंग करते हैं और इतना लंबा सफ़र आपने तय किया है, कभी किसी टीवी रियलिटी शो में आपने पार्टिसिपेट करने का सोचा या किया है? और किया है तो वो कौन-सा टीवी रियलिटी शो था? अगर किया है तो? ऐसा कभी मौका आया ही नहीं। जो आप बात कर रहे थे स्ट्रगल की, जी। तो ये सारे स्ट्रगल हैं और लड़कियों के लिए थोड़ा स्ट्रगल और बढ़ जाता है। मैं भी जब छोटी थी, जब 20-22 साल की थी और मेरी आवाज़ तब इतनी, अभी तो और ठीक हो गई है। उस समय तो इतनी भी परिपक्व नहीं थी आवाज़, मैच्योर नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग बहुत पसंद करते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं तो बस छा जाऊँगी, छा जाऊँगी, ऐसा हुँ, लोग हुँ, एक एक अपरिपक्व दिमाग में, इमैच्योर दिमाग में जैसा होता है, उस समय हुँ, अ, जो एक जोश होता है यंग एज में वैसा था। तो मैं सोचती थी, मैंने भी प्रयास किए हैं। हुँ, मैं भी गई हूँ, कोशिशें की हैं, लेकिन कहीं बात बनी नहीं। और हुँ, टीवी शोज़ वग़ैरह में मिले हैं चांसेस, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ ही कर दिया क्योंकि बहुत सारी बातें थी वहाँ पे। मेनली हुँ, एक लड़की होने के नाते कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। आई होप आप समझ रहे होंगे, दर्शक भी समझ रहे होंगे। तो तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं टीचिंग की लाइन में ही ज़्यादा अच्छा है और उसमें बिना किसी लाग लपेट के जितना मुझे मिल सकता है, मैं उससे खुश हूँ। और हुँ, ये भी होता है कि काफ़ी एक गॉडफ़ादर चाहिए होता है, या तो आपका कोई सर पे हाथ रखने वाला हो, तब तो आपके लिए सेफ़ है। यही जो आजकल नेपोटिज़्म का बहुत वो चला हुआ है, नेपोटिज़्म कोई आज की बात नहीं है, वो तो युगों से चल रहा है। वो हुँ, अर्जुन और एकलव्य की बात ले लीजिए, वो भी तो नेपोटिज़्म ही था ना। तो ये हुँ, सब तो हमेशा से चलता आ रहा है। तो हुँ, हमारे संगीत के क्षेत्र में या फ़िल्म क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र में नेपोटिज़्म हमेशा है, रहेगा है। तो हुँ, अगर आपके सर पे कोई है, तब आप हुँ, काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, वरना आपका रास्ता थोड़ा और लंबा हो जाता है। पर मैं खुश हुँ, हूँ, जितना भी है मेरे पास, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और हुँ, ऐसा नहीं है कि लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं या
बुलाते नहीं हैं, मंच नहीं देते, ऐसा नहीं है, देते हम्म हैं और कम होंगे, लेकिन ऐसे लोग हैं जो गुणी हो, वो अगर बुलाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि मुझे गाना आता है मुझे ये सब आता है। वो हम्म समझते हैं, वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ इसने, इस व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया है अपनी लाइफ में, कुछ किया है, तो वो स्नेह से बुलाते हैं मुझे, चाहे वो स्टेज कैसा भी हो, हम्म, जहाँ सम्मान है, वो स्टेज मेरे लिए बड़ा है, वो मंच मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो यही बिल्कुल मैं बिल्कुल। कहना हम्म। चाहूंगी। और ये जो नेपोटिज्म की आपने बात कही है, ये बात तो बिल्कुल बहुत बहुत सच है। और फिल्मी दुनिया या ये जो दुनिया है ग्लैमर की, ये तो एम ही बदनाम है। इसके अलावा जी भी जी। हर जगह पर, हाँ कहीं पर भी आप चले जाइए, वहां आपको नेपोटिज्म देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आती है, और पर्सनली भी मैंने ये सब कुछ देखा है, फेस किया है। एक चीज मुझे ये जरूर अच्छी लगती है, जिनके साथ ऐसा होता है ना, और जो कर रहे होते हैं, करने वालों को ये नहीं पता होता कि हम इसके साथ कर रहे हैं, लेकिन वो मजबूत हो रहा है और भी ज्यादा। और तुम कहीं ना कहीं वीक अभी इस स्थिति में चल रहे हो, तुम्हें वो आगे जाके पता चलेगा। जी वो जी। आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि हम हाँ परिपक्व हो जाते हैं, नेपोटिज्म वगैरह फेस करके हम परिपक्व हो जाते हैं कि कितना बिल्कुल। परेशान कर लो, कुछ कर लो, हम टिके रहेंगे, दिखेंगे नहीं। लेकिन वो हाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल सही। गिरते जरूर हैं, और वो ऐसा हाँ गिरते हैं कभी उठ नहीं पाते। तो उस हाँ चीज से तो बिल्कुल। कभी अभी जितने भी ये बच्चों तक मेरी ये पॉडकास्ट जा रहा हो, तो उन तक तो मैं ये ऐसे ही पॉडकास्ट के थ्रू मैसेज पहुंचा रहा हूँ, निराश कभी मत होइएगा। बस जी रुकिएगा मत। गिराने वाले बहुत मिलेंगे, पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको आगे बस चलते रहना है, और चलते रहिएगा तो बेहतर रहेंगे। रुकेंगे तो वहीं रुक जाएंगे फिर। ठीक जी है। बिल्कुल सही, अच्छा। आपने बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी अच्छी बात करता हूँ बस मैं अपने पॉडकास्ट में। नहीं, अच्छा। आपने भी संघर्ष किया होगा तभी तो आप ये बात जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, सिंगिंग के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जितना पता है उसके बिहाफ पे मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। जब संगीत की शुरुआत होती है, जब गायकी की शुरुआत करते हैं, तो जितना भी मैंने सुना है, जितना भी मैंने देखा है, ये जरूर कहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट के साथ आप अपनी गायकी की शुरुआत कीजिए। आप कोई सा भी, जो भी आपका अपना पसंद हो, उस यंत्र को, उस वाद्य यंत्र को, जो भी होता है, गिटार या कुछ भी है, उसको आप सीखें और उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। आपकी बात करें, आपने भी जब सिंगिंग सीखी थी, तो कोई ऐसा कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखा था साथ में या नहीं? आ, नहीं, हम मैंने तो शास्त्रीय ही शुरू से सीखा है। तो हम्म शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए तानपुरा, जो कि एक संगत वाद्य है, वो बस सपोर्ट के लिए बजता है, उसमें चार तार हम्म होते हैं और उसमें वो चार स्वर ही बजते रहते हैं। हम्म वो कॉन्स्टेंटली वो चार स्वर बजते रहते हैं, वो तानपुरा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो वोकल कॉर्ड्स से मिलता जुलता है। हमारे गले में भी कॉर्ड्स हैं और वो भी कॉर्ड्स होता है। सारंगी बहुत अच्छा माना जाता है, हम्म सारंगी के साथ गाना, तो क्योंकि हम्म हमारी वोकल कॉर्ड से मिलती जुलती कॉर्ड्स हैं। लेकिन हम्म अगर आप स्टार्टिंग से हारमोनियम से सिखाना शुरू कर देंगे बच्चों को, तो बच्चे उसका सपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि हारमोनियम साथ साथ बजता रहता है। आप जो जो स्वर गा रहे हैं वो स्वर उसमें बजेगा हारमोनियम पे। हम्म मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम्म हारमोनियम मत बजाइए, लेकिन जब तक हम्म आपकी आवाज बन नहीं जाती है, मुश्किल हम्म होता है तानपुरे के साथ। जो शुरुआत होती है तानपुरे के साथ, उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे को खुद ही समझना, तानपुरा आपकी कमियों को ढकेगा नहीं, वो आपको हम्म सपोर्ट देता रहेगा। और तानपुरा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आपका अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको मिलाना सीखना। आप जब हम्म तानपुरे को मिलाना सीखने में बरसों लग जाते हैं, तपस्या लगती है इसमें, हम्म ये भी एक तपस्या। हम्म लेकिन अगर आपने तानपुरा मिलाना बढ़िया से सीख लिया, तो आधा, जो आधी बाजी आपने जीत ली, समझ लीजिए। तो हम्म इसलिए अपना जो वाद्य है उसे मिलाना बहुत, सीखना बहुत जरूरी है। और फिर हम्म हारमोनियम, जब आप गाना एक लेवल तक सीख जाते हैं, तब आप हारमोनियम बजाना सीखिए और हारमोनियम के साथ तब गाइए। हारमोनियम भी सीखना हम्म बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं आप परफॉर्म करने जा रहे हो सकता है कोई कोई बात, या कुछ बच्चे जो लाइट गाते हैं वो गिटार के साथ गाते हैं, वो गिटार के हम्म साथ गाइए।
और अगर आप हुँ, गजल भजन गीत गाते हैं तो हारमोनियम सीखिए, हारमोनियम में कॉर्डिंग देना, हारमोनियम बजाना। हम मैं जो कोर्स की बात कर रही थी, अभी हमारी मीटिंग हुँ। नहीं हुई है, मैं यहीं पे सब कुछ डिस्क्लोज कर दे रही हूँ। लेकिन कोई मेरी नहीं, ऐसी ये आगे जब भी मैं तो कहूँगा वो सक्सेसफुल हो जाए और ये आगे तक जाए, बहुत एडमिशन वहाँ पे आए। जी एडमिशन आए, और इसका उद्देश्य सिर्फ एडमिशन आना नहीं है, खाली भरना ठूसना नहीं है बच्चों को, हाँ, बस। बल्कि इसका उद्देश्य ये है कि हाँ ठीक है, आप 3 साल का कोर्स नहीं कर सकते हैं, आप तो 3 महीने सीखिए, आपको कुछ आइडिया मिल जाए कि संगीत क्या हुँ, है। आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि अब मैंने जैसे बताया कि एलिमेंट्री स्कूलिंग में तो बिल्कुल सिखाया ही नहीं जाता है बच्चों को। तो हुँ, हुँ, अब देखिए सरकार खेलों में इतना इंटरेस्ट लिया, तो देखिए हमारे एशियन गेम्स में 100 से अधिक पदक मिल गए। तो मैं आशा हुँ, करती हूँ अब एनईपी 2020 में हमारे इंडियन कल्चर और आर्ट्स को बहुत बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, काफी उस पे हुँ, ध्यान दिया जा रहा है। तो हो सकता है हुँ, हमारे संगीत के क्षेत्र में भी इसका बहुत फायदा मिले, क्योंकि हमारे यहाँ हुँ, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आप हुँ, देखिए विदेशों में, अब बीटीएस की बात मैं करूं, हर जगह उसका बोलबाला है। हुँ, आपने भी शायद सुना ही होगा, नाम तो जरूर हुँ, सुना होगा। तो आखिर हुँ, ऐसा क्या है, मैंने भी जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा कि ऐसा क्या है जो इतना नाम हो रहा है। तो कुछ हुँ, बात जरूर होती है, सिर्फ रंग रूप और उससे नहीं होता है। तो मैंने देखा कि बिल्कुल। एक गाना सुना कि चलो ठीक है, ये ठीक है, अच्छा डांस कर रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। फिर एक और सुना, हाँ ये भी अच्छा डांस कर रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। लेकिन कुछ हुँ, गाने उनके ऐसे हैं, जैसे मैंने एक गाना सुना था उनका, स्प्रिंग डे। जब मैंने पहली बार सुना तभी मुझे लगा कि ये बहुत ही कुछ करुण रस में है कोई ये गीत। मुझे हुँ, भाषा नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो अपने कोरियन में गा रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि ये बहुत ही कुछ इसके पीछे करुण भाव है। वो क्या था? हुँ, संगीत की शक्ति है, स्वरों की शक्ति है, स्वरों के जरिए आप अपनी भावनाओं को कन्वे कर रहे हैं। तो हुँ, जब हम विदेशों में जब इतना कुछ हो जा रहा है, तो वही मैंने हुँ, कहा कि माइंड को ब्रॉड करना है। हम हुँ, हम सोचते हैं कि वो जो पॉप है ये सब बेकार है, हम ऐसे बोल देते हैं, वो फिल्मी गा रहा है वो बेकार है, ऐसा नहीं है। वो लोकगीत है, लोकगीत हुँ, भी बेकार है, ऐसा नहीं। हमें अपने माइंड को ब्रॉड करना है कि उसमें ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खासियत है। तो हुँ, वही चीज मैं कह रही थी कि हमारे देश में ऐसा क्या कमी है, जबकि हमारे देश में संगीत इतना समृद्ध है, हमारे देश की कलाएं इतनी समृद्ध हैं, किसी भी हुँ, देश से ज्यादा समृद्ध है। बट हुँ, हमारा माइंड सेट ही जो है समृद्ध नहीं है। हम उस हुँ, उतनी दूर तक देख ही नहीं पाते हैं कि हमारा संगीत कहाँ तक जा सकता है चाहे तो। और दूसरी हुँ, बात है कि एकता की भी थोड़ी कमी है हमारे, भले ही हम लोग कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पर दूसरे देश इसलिए भी आगे निकल जा रहे हैं कि जहां देखते हैं कि काम अच्छा हो रहा है, ये नहीं देखते कि उसका नाम होगा, उसका काम है, उसको दबा दिया जाए। मैं बिल्कुल खुले तौर पे ये बात कह रही हूँ कि यहाँ पे हुँ, ये चीज बहुत मुश्किल है कि हुँ, कोई काम अच्छा होता है तो ये लोग ये नहीं सोचते हैं ये काम अगर आगे जाएगा तो हमारा देश कितना आगे चला जाएगा। लोग ये सोचते हैं कि काम जो कर रहा है उसका नाम ना हो जाए, इसलिए उस काम को डाउन करने की कोशिश की बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अगर सोच सोच अगर, और दूसरी तरफ ये भी सोच है कि अगर हम किसी की मदद करने जाते हैं कि हुँ, आप ये अच्छा काम कर रहे हो, मैं हेल्प कर दूं, तो उसको भी ये नेगेटिविटी आ जाती है उसके मन में कि ये मेरी मदद क्यों कर रहा है, कहीं ये क्रेडिट तो नहीं ले जाएगा। तो दोनों तरह से परेशानी होती है, तो हम मिल के काम नहीं कर पाते। सिर्फ बिल्कुल। हमारे देश में ना टैलेंट की कमी है, ना ज्ञान की कमी है, ना गुणों की कमी, किसी भी चीज की कमी नहीं। बस कमी एक ही हुँ, बात की है, वो है हम मिल के काम नहीं कर पाते। अगर ये हमारे हुँ, देश में ऐसी चीज आ जाए, ऐसा भावनाएं डेवलप हो जाए लोगों के बीच में कि काम अच्छा है, हम मिलके इसको करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, निखर जाएगा, तो हम साथ हुँ, मिलके इसको आगे बढ़ाएं, तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। सिर्फ संगीत हुँ, के कलाओं के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में ये हो रहा है। साइंस के क्षेत्र हुँ, में तो सबसे ज्यादा होता है। तो हुँ, ये भावना डेवलप करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, बिल्कुल।
वहीं आजकल सोच ये है कि अपना अपना भला सब सोचते हैं और हर किसी को बस खुद ही आगे बढ़ना है। दूसरा कोई आगे बढ़ रहा है तो इसे रोका कैसे जाए, उसमें ज्यादा दिमाग लगा लेंगे। लेकिन उस पे सारी शक्ति इसको लगा दो। आ, आगे कैसे बढ़ाया जाए उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचेंगे। जी तो जी उल्टे कामों में नहीं लगना चाहिए, सही कामों में लगिए। और किसी का भला हो रहा हो और आप बुरा करने की सोचें तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाले की जो लाठी में है ना आवाज नहीं होती, कभी ना कभी रिवर्स आपके पास आना जरूर है। तो जो ये जी करते हैं गलत करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो यूनिटी की कमी है, बहुत सही बात आपने ये बोली, और ये होना चाहिए। एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, हेट किसी के लिए भी ना रखें। और हम्म, ये होता है कई बार कि सामने वाला आपके लिए हेट रखता है, वहीं पर आप उसके लिए हेट ना रखें तो एक ना एक दिन उसका भी हृदय परिवर्तन जरूर हो जाएगा, वो भी आपकी तरह ही हो जाएगा और अच्छा सोचेगा फिर वो भी। तो सोच बदलिए सबकी और आगे बढ़िए, सबको बढ़ाइए, अपने आप को भी बढ़ाइए। जी बिल्कुल। तो आज बहुत विस्तार से आपके साथ चर्चा हुई, बात हुई संगीत की दुनिया पर, संगीत पर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट हमारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जी आज की आप हमारी अतिथि रही। हमारे जो भी अतिथि होते हैं हमारे पॉडकास्ट के, उनसे एक संदेश मैं अच्छा सा जरूर लेता हूँ जिन तक भी ये मेरा पॉडकास्ट पहुंचता है उनके लिए। तो क्या संदेश, क्या मैसेज आज आप देकर जाएंगे सभी देखने वालों को, सुनने वालों अब तक तो मैं संदेश ही दे रही थी। को? ये भी संदेश था कि साथ मिलके अगर हम काम करें तो काम बहुत आगे जी बढ़ जाए। कोई जी। भी काम अ, अकेले तो कर सकते हैं, जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।" हम्म तो अकेले काम करते हैं, काम हो भी जाता है, पर हम्म अगर उसी काम को अगर साथ मिलके करें तो वो काम कितना निखर सकता है। हम्म और मुख्य रूप से संदेश तो बच्चों को ही दूंगी, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ, तो उनको यही कहूंगी कि संगीत के क्षेत्र में आप आइए। हमने हम भी काम कर रहे हैं, हमारी भी अभी हमें भी बहुत कुछ करना है, अभी कुछ किया नहीं हमने हम्म भी। अ, अभी संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ काम बाकी है, लेकिन जो नए नए जो दिमाग हैं, जो युवा पीढ़ी है या जो बच्चे हैं, उनका दिमाग अभी बहुत कहाँ से कहाँ जा सकता है, वो हमारा दिमाग नहीं उतना काम कर सकता। तो वो अगर संगीत के क्षेत्र में आएंगे, ऐसे ऐसे लोग अगर आएंगे, तो वो संगीत को बहुत आगे, हमारे भारतीय संगीत को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको नॉलेज है। हमें हम वही पुराने लकीर के फकीर बने हुए हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि नई चीजों को कैसे इसमें अप्लाई करें, लेकिन हम हमारे पास अभी उतनी शक्ति नहीं है जो नई युवा पीढ़ी में जो शक्ति है। और वो क्या कर सकती है, उस एनर्जी को अपनी जो अपनी कर्मठता को, अपने ऊर्जा को इस ओर लगाएं। तो सिर्फ ये ना कहें कि संगीत में कोई कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ लाइन में नहीं है, हम सब तो डॉक्टर इंजीनियर ही बनेंगे। पेरेंट्स भी कहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनो, अब तो वो दौर गुजर गए। डॉक्टर इंजीनियर जो बनते हैं, वो उनके में वो कैपेबिलिटी होती है, वो बनते हैं। ये नहीं कि आप आर्ट्स के फील्ड में जा सकते हो और आप साइंस की फील्ड में जा रहे हो। आपका क्या टेम्परामेंट है, ये देखते हो आप आगे बढ़िए। और संगीत को आप बहुत दूर तक ले जा सकते हैं अगर आप अपनी नई नई जो इनोवेशंस कर सकते हैं। तो बच्चों से मेरी यही गुजारिश है कि निराश होने की बजाय रास्ता ढूंढे। बहुत हम्म रास्ते हैं। मैं ही पुराने दौर की हूँ कि मुझे ही पता नहीं क्या कौन कौन से रास्ते सूझते रहते हैं। तो हम्म आप लोग तो अभी नए युवा पीढ़ी हैं। अ, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि रास्ते नहीं है तो रास्ते ढूंढिए। ये तो अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे भीड़ नहीं है। आप जब आगे हम्म बढ़ोगे तो आपको आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, कितने हजारों करोड़ों लोग, लाखों लोग जो है एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से कितने लोग बन जा रहे हैं आईएएस पीसीएस, कितने लोग बनते हैं, उस परसेंटेज निकाल के देखिए। तो उसी हिसाब से संगीत में अगर कम लोग हैं और काफी मेहनत लगती है, वो हर किसी को संगीत नहीं सिखाया जा सकता।
लेकिन जो बच्चे संगीत की का माइंड रखते हैं वो भी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जा रहे हैं। दुख की बात ये है। तो ऐसा नहीं है कि संगीत में लाइन नहीं है, संगीत में करियर नहीं बनाया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको खुद ही उसका रास्ता ढूँढना पड़ेगा। निराश होने से नहीं चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। बस यही कहना है बच्चों से। बिल्कुल। सही बात है, निराश होने से देखिए कुछ भी नहीं होगा। आप जो भी करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं उसे कीजिए, आगे बढ़कर कीजिए, डबल मेहनत के साथ कीजिए, डबल से नहीं हो रहा, तिगनी मेहनत कीजिए, तिगनी से नहीं हो रहा, 4 गुना मेहनत कीजिए। मेहनत मत रोकिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वहीं पर बैठे-बैठे सिर्फ सोचते रहेंगे, तो सोच में रह जाएँगे, वक़्त गुज़र जाएगा और बस बाद में क्या करेंगे, आप माथा पकड़ेंगे और सोचेंगे कि कर लेते तो हो जाता। तो वो नौबत ना आए, इसलिए जी, मेहनत करना शुरू कीजिए आज से ही। संगीत में जाना चाहते हैं, संगीत की दुनिया में जाइए और कहीं भी जाना चाहते हैं, वहाँ जाइए। ख़ैर, ये मैसेज था हमारे आज की मेहमान नम्रता जी का। और अंत में मैं पंकज जी को, आरजे पंकज जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके ज़रिए, उनके माध्यम से, उनके इस मंच के ज़रिए मैंने बहुत सारी बातें कही, संदेश पहुँचाया। अपने कॉलेज में जो एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस होने वाला है, उसकी बात भी कही। तो इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। जल्दी कोई नए विषय पर आपके साथ चर्चा करते हैं, बहुत जल्दी।